सबसे पहले आज के इस बलिदान दिवस के शुभ अवसर पे उपस्थित सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति सभी के चरणों में सादर सादर सेवा जोहार। और आज जिसकी शहादत दिवस, त्याग दिवस के अवसर पे हम सब इकट्ठा हुए हैं, वो महान क्रांतिकारी महाराजा शंकर साहब मरावी जी, कुंवर रघुनाथ साहब मरावी जी, इनको मेरे ओर से श्रद्धा सुमन पेनांजलि अर्पित है, सेवा जोहार अर्पित है, क्रांति जोहार अर्पित है। आज हम अपने समाज की दैनिक स्थिति को गिनाने के लिए, अपनी समाज की परिस्थिति को आपस में बताने के लिए, चर्चा करने के लिए हम जगह जगह सम्मेलन, सभा, बैठक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब लोग हम कार्यक्रम करके अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन एकाएक नहीं होता, उनके लिए कई पीढ़ियां लग जाती है। तो आज एक दिन ऐसा था कि हमारे पूर्वज भी इस गोंडवाना लैंड में राजा महाराजा से, अभी अंग्रेज आए 200 साल राज किए, मुगल आए राज किए, फ्रांसीसी आए राज किए, हुन आए राज किए, और ये बीजेपी कांग्रेस भी अभी राज कर रहे हैं। लेकिन सबका अगर राज सत्ता की अगर गणना किया जाए तो गोंडवाना की जितना लंबा समय तक निर्विरोध राज था, गोंड लोगों का जितना लंबा समय तक निर्विरोध राज था, वैसा राज आज तक विश्व में किसी का रिकॉर्ड नहीं है। वैसे राज चलाने वाले हमारे पूर्वज थे और हम राजा महाराजा के वंशज हैं, इसलिए हमारे सोच को भी राजा महाराजाओं जैसे रखने चाहिए। हमारी लोगों की मानसिकता है कि मन की हार गए, मन की जीत। ऐसे वाली बात है कि हमको हर बचपन से ये सिखाया जाता है कि हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम पीड़ित हैं, हम शोषित हैं, हम दलित हैं। हमारे लोग जंगल में रहते हैं, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं। इस प्रकार से हमारी लोगों की मानसिकता में डाली जाती है। लेकिन रियल में देखा जाए तो अगर इस भारत की नहीं, पूरा विश्व की रिकॉर्ड में पुरातात्विक इतिहास को निकाल के देखो तो किसी ने इस दुनिया को सभ्यता सिखाई है तो यहाँ की आदिवासियों ने सभ्यता सिखाई है, जिसकी जीता जागता निकाल सिंधु घाटी सभ्यता में खनन हुई हमारी पुरातात्विक इतिहास है। आज हमारे लोगों को नंगे भूखे शोषित दलित पीछे असभ्य कहा जाता है, तो उन लोगों से मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि जिन्होंने सभ्यता सिखाई, जिन्होंने व्यवस्था दी, जिन्होंने भाषा सिखाई, जिन्होंने संस्कृति सिखाई, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था बनाई, और आज उसी समाज के लोगों को पिछड़े और असभ्य कहा जाता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। आज आप इतिहास में देखेंगे अंग्रेजों को भगाने के लिए सब लड़े, महात्मा गांधी लड़े, पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़े, सुभाष चंद्र बोस लड़े, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लड़े, लाला राजपथ राय लड़े, भगत सिंह लड़े, चंद्रशेखर लड़े, सब लड़े। तो क्या हमारे पूर्वज कंचे कोटी खेल रहे थे क्या? उस समय हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन की लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका इतिहास में नाम नहीं लिखा गया। इसका मेन कारण ये है कि हमारे लोग इतिहास लिखे ही नहीं। आज हम पढ़ते हैं वो इतिहास को जो कागज में लिखा गया है। आज हम उस इतिहास को कागज में लिखा गया है, उस इतिहास को पढ़ के कहते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ थे आजादी की लड़ाई के समय। क्योंकि आजादी की लड़ाई के जो इतिहास लिखा है उसमें तो हमारे लोग ने लिखे ना, वो तो सवर्ण लोग लिखे हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, शुक्ला, तिवारी, ये लोग
चुके हैं आजादी के इतिहास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, महात्मा गांधी क्या किया, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन की विरोध करते हुए उसका देहांत हो गया। ये सब तो उन्होंने लिखा है। तो जब उनके लोग इतिहास लिखेंगे तो अपने लोगों के बारे में लिखेंगे, और हमारे लोग अपने इतिहास लिखे। जिस समय लिखा गया इतिहास वो आज भी गढ़ा मंडला में देखो, सिंधु सभ्यता में देखो, कोयली गंगा में देखो, कहाँ जो ऐसा इतिहास लिखे हमारे पूर्वज, अमिट इतिहास जिसको कई आक्रमणकारी आ गए उस इतिहास को खत्म नहीं कर पाए। हमारे इतिहास आज कागज के पन्नों में लिखा हुआ होता तो जला दिया गया होता, मिटा दिया गया होता। जब नालंदा विश्वविद्यालय में जो जिस समय विश्व की गुरु कहते थे, इस भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला था, वहाँ वक्तों को इतिहास को जला दी गई। ये भी वो जलाने लायक थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये सब चीज को जानते हुए, हमारे आदिवासी समाज के पूर्वज कोई अनपढ़ नहीं थे, कोई गंवार नहीं थे कि वो इतना बेवकूफी करते कि कागज के पन्ने में अपना इतिहास को लिखते। उन्होंने हमारे लोगों के दिमाग में ये सोचा कि पत्थर में लिखेंगे तो पत्थर को भी तोड़ दिया जाएगा। आज देखे नहीं, कई ऐसे गढ़किला में जाओगे पत्थर की मूर्तियां को तोड़ दिए, तो किसी का कान कटा, किसी का गला कटा, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का भुजा कटा, ये टाइप का पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं। आप देखेंगे शिलालेखों में, आप देखेंगे तो हमारे बड़वाला गढ़किला में क्यों, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि उन्होंने पत्थर की शिलालेखों में लिखा गया इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की काम किए हैं ये स्वर्ण लोग। तो हमारे पूर्वजों ने देखा ये सब चीज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो अब क्या किया जाए, तो हमारे लोगों को दिमाग में लिख दिया जाए, अपने बच्चों को दिमाग में डाल दिया जाए, ताकि वो इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता। तो क्या किया उन्होंने, कला संगीत गीत के माध्यम से, बैगाई मंत्रों के माध्यम से, नेम दस्तूर की जो लोकगीतों के माध्यम से उन्होंने अपने वंशजों में एक परंपरा बना दी कि इसको गाते हुए आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करोगे तुम्हारा देह नहीं मानेगा, और देह नहीं मानेगा तो तुम मर जाओगे, तुमको परेशान करेगा, खत्म कर दिया जाओगे। अमानता दे गुसैया खाए, इस प्रकार से कई प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमारे लोगों को दिमाग में डाला, जिसके वजह से हमारे लोग मजबूरन वश नारायण देव की काज गुसई ठाकुर देव फेरो माई की सबको जानते हैं। आप बताओ ना, ठाकुर देव के इतिहास में लिखा गया, फेरो दाई के इतिहास में लिखा गया नहीं, हमारे नारायण देव का जो जिसको हम कहते कई पूजाई करते हैं, इनका भी कोई इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन उसकी परंपरा को, उनकी व्यवस्था को हमारे सियान लोग, हमारे समाज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जान लेते हैं। सम्मानीय हमारे बीच में तहसीलदार साहब जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में आज पहली बार तहसीलदार साहब ने समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थिति दी है, तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी को भी हम बार-बार धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं तहसीलदार महोदय जी का। हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारी समिति के जो सदस्य हैं वो आएंगे, और अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष जी आप सभी आ जाए और तिलक वंदन करके हल्दी चावल के साथ में, पुष्प गुच्छ के साथ में और पीले गमछे के साथ में हमारे तहसीलदार साहब का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारी समिति टीम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका स्वागत होता है। नेमन ले आओ। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में हमारे आप लोगों को थोड़ा सा गीत संगीत देखना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। गीत संगीत देखोगे ना, देखोगे ना, चलिए ठीक है। कलाकार भी आए हैं, हाँ ठीक है। कलाकार के आने तक आप लोगों से हो जाए चर्चा। तो मैं यही कह रहा था कि जो इतिहास के लिए हमारे पूर्वज जिसके लिए लड़े हैं, और जो हम आज पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे दिमाग में जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए हैं, वो इतिहास को कोई मिटा सकता है क्या?
मिटा सके हैं क्या? आज कोई लोग नहीं पढ़े ठाकुर देव की इतिहास क्या है, खेरोदय की इतिहास क्या है, नारायण देव की इतिहास क्या है, लेकिन उनके बारे में हमारे पूर्वज जानते हैं। ये भी वो हमारे पूर्वज और हमारे लोग जो उनको हमारे दिमाग में छापते गए, इसलिए जो आज हमारी परंपरा जीवित है, आज हमारी संस्कृति जीवित है। और जिस समाज की संस्कृति जीवित है, परंपरा जीवित है, वो समाज कभी खत्म नहीं हो सकता। तो आज की इस याद दिवस में मैं आप लोगों से यही बात करना चाह रहा हूँ, जिसके बीच इतिहास में सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर में मेरे समाज में बिरसा मुंडा पैदा हो, गुंडा ध्रुव पैदा हो, दुर्गावती पैदा हो, शंकर सारनाथ पैदा हो, महारानी दुर्गावती पैदा हो। सब लोग चाहते हैं कि समाज में पैदा हो, लेकिन कोई नहीं चाहता मेरे घर में पैदा हो। ये आज की विषम परिस्थिति है, विडंबना की बात है। और जब तक हम अपने घर में ये चीज नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने खुद की स्वार्थ की बात को सोचते रहेंगे, तब तक समाज का विकास नहीं होने वाला। हमारे पूर्व वक्ता धुर्वे जी ने बता रहा था कि रिजर्वेशन में, सब रिजर्वेशन की बात, आरक्षण में, वर्गीकरण में, उपवर्गीकरण की बात। आज हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जिस आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं हमारे पूर्वज, आज आरक्षण का मतलब सवर्ण लोग उस आरक्षण का मतलब अर्थ ये बताते हैं कि आरक्षण उसको दिया जाए जिसका सामाजिक और आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े है, उस वर्ग को आरक्षण दिया जाए। और वो आरक्षण देने की प्रावधान जो है राज्य सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट किस वर्ग को, किस समाज को किस वर्ग में रखेंगे, किस समाज को, किस जाति को किस वर्ग में रखेंगे, ओबीसी में, वो निर्धारित स्टेट गवर्नमेंट करता है। अब हमारा ये तर्क है कि रिजर्वेशन का मतलब, आरक्षण का मतलब सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन नहीं है, जबकि रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व है। रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व है। तो आज मेरे को ये बताइए, रिजर्वेशन में बने एमपी और एमएलए, और दूसरी बात साथ की गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिजर्वेशन में बने हैं, वो कौन कौन व्यक्ति रिजर्वेशन का सही उपयोग अपने विभाग में करते हैं, बताइए मुझे। आरक्षण में बना अधिकारी कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट में किसी भी अपने वर्ग के लोगों का भलाई नहीं किया है, किया होगा तो बता दो मेरे को। आरक्षण में बना विधायक, सांसद कभी भी विधायकी रहते तक, संसदीय रहते तक, वो अपने समाज के बारे में बात नहीं करता। जब बात नहीं करता, प्रतिनिधित्व की बात तो बहुत दूर की बात है, वो बात भी नहीं करता। बना है समाज के दम पे, बना है समाज के वजह से, और गुण गाता है बीजेपी, कांग्रेस। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? मैं तो ये कहता हूँ, आरक्षण से गुलाम के अलावा कुछ पैदा नहीं हुआ। आप बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हो, गरीब तबके के लोग, बनिहार मजदूर, सब लोग खेती बाड़ी करते हो। शंकर साथ, रघुनाथ साथ की बलिदान दिवस मनानी है तो किसान मजदूर आएंगे। सब आरक्षण बचाओ आंदोलन करनी है तो किसान मजदूर आएंगे। और जो आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, आरक्षण को बखौती समझ के खा रहे हैं, वो लोग कुर्सी में बैठ के मजा लेंगे। क्या मिला है आपको? इसलिए आरक्षण का सही अर्थ जब होगा, जब थाना में बैठा हमारे प्रतिनिधित्व करने वाला एसटी कोटा का अधिकारी कर्मचारी हम थाना में कोई आदिवासी वर्ग में बैठ जाए तो वो अपना समाज के लोगों की दुख को सुने, अपने समाज के लोगों की समस्या के लिए वो लड़े, अपने विभाग में लड़े, तभी तो प्रतिनिधित्व होगा। आज ये भी है, एक बार विधायक बने तो वही आदमी 4 बार 5 बार विधायक किया, उसका बखौती है क्या? अकेला परिवार नियोजन नीति चल रही है आरक्षण, तो ये है
दुश्मन बनता है। जो एक बार कर्मचारी बने वो अधिकारी बने, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर, फिर कलेक्टर का भतीजा, फिर PI, फिर उसका लड़का गुरुजी, फिर वो पटवारी। तो ये परिवार नियोजन नीति जो है ये आरक्षण का पूरा उद्देश्य और आरक्षण का पूरा मूल्य मेट करके रख दिया है। और ये कहने वाले सवर्ण लोग नहीं है, हमारे बीच में बैठे हमारे समाज के जो सवर्ण सोच के लोग हैं, जिन्होंने ये स्थिति पैदा कर दी और ये आरक्षण के ऊपर उंगली उठाने के लिए, उंगली उठाने वालों के लिए बोलने का उनको अवसर दिया, वो अवसर देने वाले उस सवर्ण नहीं है हमारे अंदर में बैठे जो विभीषण है, सवर्ण सोच के लोग हमारे खुद का भाई वही है इसका जिम्मेदार। इसलिए इन जिम्मेदार लोगों को अभी 21 तारीख को हुआ था, 2 अप्रैल को हुआ था 2018 में, अभी इस 2024 में 21 अप्रैल को बंद हुआ था। हम तो किए थे कवर्धा जिला में पूरे बंद। तो हमारे जो कर्मचारी है जो आरक्षण में बना है वो क्यों असहयोग आंदोलन अपना डिप्टी को छोड़ के क्यों आरक्षण बचाने के लिए हमारे साथ नहीं आया? जब हम आरक्षण को बचाव आंदोलन कर रहे थे तो पूरा पुलिस विभाग, आदिवासी पुलिस विभाग, हम प्रशासन की ओर से हमको रोकने के लिए खड़े। तो इससे कोई कुछ नहीं होने वाला, इससे आप लोगों की भला नहीं होने वाला। न कोई भगवान भी आ जाए आप लोगों की भला नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर निज स्वार्थ की भावना रहेगा तब तक आपकी भला कोई करने वाला नहीं है। शंकर साहब रघुनाथ जी जिन्होंने तोप के सामने उन्होंने अपने आहुति देने के लिए, जान देने के लिए खड़ा हो गया। क्या उनके घर में खाने पीने की कमी था? क्या उनके घर में धन दौलत की कमी था? क्या राजा महाराजा की वंशज से उनके घर में सब कुछ था? लेकिन वो क्यों तोप के सामने खड़ा? वो किसके लिए लड़ाई लड़ा? क्या उनको मंडला की रियासत को बचानी थी? क्या समाज के लिए लड़ाई लड़ा? समाज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। वीर नारायण सिंह को डाकू कह दिया, छत्तीसगढ़ का जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो सोना खान की जो राजा से जमींदार थे वीर नारायण सिंह, उसको क्या कह दिए कि ये डाकू है, महाजनों के घर से अनाज को लूटता है कहते। या उनके घर में कोई कमी था कि वो महाजनों के घर में डाका डाले? उन्होंने जब अकाल पड़ा था, अपने समाज के लोगों को भूख से तड़पते नहीं देखा, तो इसलिए उन्होंने मजबूर होकर के महाजनों को जो जमाखोर थे उनको विरुद्ध उन्होंने उनके गोदामों को लूटना शुरू किया। तो किसके लिए लूटा था? समाज के लिए लूटा था ना, खुद के लिए नहीं लूटा था। तो आज यही स्थिति उस समय भी था और यही स्थिति आज भी है। समाज के लिए सही लड़ाई लड़ने वालों को यही समाज पत्थर मारते, यही समाज गाली देते हैं और वही उनको लूटते हैं। और जो गुलाम बनाता है उनको 3-3 बार विधायक बना के आरक्षण सीट में बैठाते हैं। ये आप ही लोगों की दुर्भाग्य है, आप ही लोगों की सोच है, जिसकी वजह से ये विषम परिस्थिति आती है। इसलिए आज हम तो यही कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार की दांव पे जो जब तक हमारे लोग नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम 150 दिन जेल में थे, पूरे 150 लोग जेल में थे। हम लोग एक जने के ऊपर में 5-5 केस रजिस्टर था थाना का, और एक केस में 20-20 धाराएं लगी थी। और वो संगीन धाराएं 302, 307 जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे बड़े बड़े धाराएं लगी थी। अभी भी हम जाते हैं न्यायालय में, जो किताब में लिखा गया कानून की बात और जो विभागों की कार्यालय में होती है वो कानून की बात, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। दांव पेच जो क्या है, इसलिए जी। तो आज हमारे लोगों को कानून की दांव पे जो समझनी है, जैसे आपको जब हिंदू कहते हैं, सब लोग हिंदूवासी हो गए हैं। एक दिन ऐसा दिन भी था कि जो आज गर्व से हिंदू कहते हैं वही समाज के
सवर्ण लोग हिंदू शब्द का विरोध करते थे। जो प्रथम जो शंकराचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज, वो खुद हिंदू शब्द को गाली समझता था। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया अपने जीवन काल में। लेकिन आज उसी वर्ग के लोग सबको हिंदू 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 कुछ नहीं, हिंदू सबको बना दिया। लेकिन आप ये बताइए, एसटी के ऊपर आज हम कहते हैं कि गोंड इज नॉट हिंदू, कि हम गोंड जो है हिंदू नहीं है, तो लोगों को मिर्चा लगती है। जो बीजेपी कांग्रेस में जो है हमारे लोग, उसको मिर्ची लगती है कि गोंड कैसे हिंदू नहीं है। तो मैं कहता हूँ, और जब उसी लोगों को बहन को बंटवारा देना है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अगर उन्हीं का मामला कोर्ट में चला गया, तो वही व्यक्ति कहता है कि हम हिंदू नहीं है भाई, हम एसटी है, हमारे ऊपर श्री विधि लागू होता है, हमारे ऊपर श्री विधि लागू होता है, हिंदी विधि लागू नहीं होता। कि वही आदमी खड़ा हो जाएगा फायदा लेते हैं। हमारे जीता जागता वो इतिहास संवर्धा के हमारे राजा से पहले बहुत हिंदू हिंदू कहता था, और जब उनकी बहन लोग कोर्ट में किए तो हम हिंदू नहीं है, हमारे ऊपर श्री विधि लागू होता है, हम कौन है कह के वो फायदा लेने के लिए वो कौन बन गए। और जब उनको फायदा लेना है तो हिंदू बन जाता है। तो ये जो राजनीतिक जो चातुर्वर्ण की सोच वाले लोग हैं, वो समाज की नियम कायदा कानून परंपरा व्यवस्था को सिर्फ वो एक खिलवाड़ समझते हैं, मजाक समझते हैं। उनके लिए मजाक, उनके लिए आप सब समाज कुर्सी तक पहुंचने के लिए सिर्फ सीढ़ी हो, कुर्सी में पहुंचे उसके बाद वो सीढ़ी का कोई जरूरत नहीं है, लात मार के फिर। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। और हम तो ये कहते हैं, जब तक अपने घर में शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसे बेटा पैदा नहीं करेंगे, दुर्गावती महारानी जैसे बेटी पैदा नहीं करेंगे, और बिरसा मुंडा, वेद नारायण सिंह, टांटा बेल, गुंडा ध्रुव जैसे बेटा पैदा नहीं करेंगे, तब तक आपके और आपके परिवार, आपके समाज की भला नहीं होने वाला। निज स्वार्थ की जीवन जीने के बजाय आप सामाजिक जीवन जिए, सामाजिक व्यवस्था की ओर आ जाइए, समाजवाद को की आवाज को बुलंद करने के लिए आप खड़े हो जाइए। उस दिन आपके ऊपर कोई मैं की लाल की औकात नहीं कि वो उंगली उठा सकता। जब क्रांति आंदोलन महा-आंदोलन में बदलती है, क्रांति महाक्रांति में बदलती है, तो उसको रोकना किसी की बस की बात नहीं होती है। आज जब न छोटे छोटे नाले नदी बनती है और नदी समुद्र बनता है, तो समुद्र को कोई नहीं नाम सकता, कोई नहीं लांग सकता। ऐसे समुद्र है हमारी आदिवासी समाज। तो इस समाज को अपनी ताकत को, अपनी अहमियत को, अपनी वास्तविकता को समझनी होगी, और गरीब गरीब कहकर जिंदगी जीना बंद कर दीजिए, और हमेशा स्वाभिमान की जीना शुरू कीजिए। आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसका इतिहास आज प्रमाण है, उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का किसी के पास औकात नहीं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में हमारे तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार साहब से भी निवेदन है कि आपके विभाग में अगर कोई भी हमारी एसटी बंधुओं का अगर बटांकन, सीमांकन या फिर बंटवारानामा का जो भी कागज आते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें हमारा श्री विधि के अनुसार ही आप वहाँ हमारी बंटवारानामा कीजिए। वहाँ हमारे ऊपर जबरदस्ती हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम न डालें, क्योंकि आप सब हमारे ही भाई बंधु हैं। इसलिए आप वहाँ भी देखिए, क्योंकि तहसील से शुरू होता है, पटवारी तहसीलदार से शुरू होता है, वहाँ आप ये भी देख लीजिए। आप तो आपसे हम मंच के माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से अपील करेंगे कि आप बिल्कुल उसमें कीजिएगा। हमारे जो भी हमारे ट्राइबल क्षेत्र के आदिवासी आपके यहाँ जाते हैं बंटवारानामा के लिए, तो वहाँ आप बिल्कुल से भी लागू कीजिएगा। अपने विभाग में थोड़ा सा पहल हमारे समाज की ओर से करके देखिएगा। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। जय भ्राते, जय गढ़वाल।